जैसा कि आप जानते हैं कि ऊर्जा के किसी भी स्वरूप का उपयोग करने के लिए हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मतलब हमने पढ़ा था ना, ऊर्जा के स्वरूप, बहुत सारे स्वरूप पढ़े थे उसमें, जिसमें स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के बारे में भी पढ़े थे। तो ऊर्जा के किसी भी स्वरूप का उपयोग करने के लिए हमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो उदाहरण के रूप में मैं लेना चाहूंगी, जैसे हमारे घरों में विद्युत ऊर्जा जो उत्पन्न होते हैं, उसके लिए मतलब हमारे घर में जो ऊर्जा उपयोग में लाए जाते हैं, तो वो क्या है, विद्युत ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या क्या हो सकता है, आपका कोयला हो सकता है, और क्या हो सकता है आपका नाभिकीय विखंडन हो गया, और पन बिजली, ऊर्जा घर, ये सभी क्या है, ऊर्जा के स्रोत हैं। इसके अलावा भी आपके जैसे कार को चलाने के लिए पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, और बहुत से ईंधन गैसें होती है जो भी किसके प्राप्त होती है, ऊर्जा से, मतलब जो क्या है, ऊर्जा के ही एक स्रोत है। इन्हें ऊर्जा का ही स्रोत कहा जाता है, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है, मतलब ऊर्जा, यानी विद्युत ऊर्जा भी इससे प्राप्त होती है। आगे हम देखते हैं कि ऊर्जा के परंपरागत स्रोत। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में हम देखेंगे कि ऊर्जा दो प्रकार के हैं इसके स्रोत। एक है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और दूसरा है ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कौन कौन सा आएगा आपका, पहला जीवाश्म ईंधन, दूसरा है जल विद्युत संयंत्र, तीसरा है जैव मात्रा यानी बायोगैस, और चौथा है पवन ऊर्जा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में जीवाश्म ईंधन के रूप ईंधन के बारे में पढ़ेंगे। तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हो गए आपका, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, और क्या हो गया, केरोसिन हो गया, घरेलू ईंधन हो गए। ये सभी आपके क्या है, आदि ये क्या है, ईंधन है, जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, खाना बनाने के लिए भी करते हैं। केरोसिन का उपयोग जैसे आपको स्टोव जलाने के लिए, यानी उसमें स्टोव का उपयोग खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। साथ ही इन जीवाश्म ईंधनों का उपयोग, यानी इन सभी का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। ये आपका जीवाश्म ईंधन हो गया। दूसरा है जल विद्युत संयंत्र। तो जल विद्युत संयंत्र भी परंपरागत ऊर्जा का ही एक स्रोत है, जिसमें क्या होता है, बहते हुए, मतलब जो बहते हुए जल की जो गतिज ऊर्जा है, या फिर जब जल ऊंचाई पर स्थित है उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो ये क्या होते हैं, इसको हम क्या करते हैं, जो गिरते हुए जल की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा में बदल कर क्या कर जाता है, टरबाइन में डाला जाता है। और ये टरबाइन में डाला जाता है, फिर टरबाइन इसको क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा के द्वारा जनरेटर के माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अंततः ये क्या होता है, हमें विद्युत ऊर्जा इससे प्राप्त होता है। जैसे देखेंगे कि बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, क्या किया जाता है, जल विद्युत संयंत्र के लिए बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, या कृत्रिम झील बनाया जाता है, जहां पर क्या होता है, जल को, वर्षा का जल जो होता है वर्षा का, उसको एकत्रित किया जाता है। फिर वो वर्षा का जल जो एकत्रित हो जाता है, बड़े बड़े बांध जो ऊंचाई पर बनाए जाते हैं, तो वो मतलब बांध के नीचे तक, यानी उसके आधार तक पाइप के माध्यम से उस जल को लाया जाता है। फिर उस जल में क्या होता है, आपका टरबाइन के ब्लेडों पर क्या उसको डाला जाता है, जिससे वो टरबाइन जो है वो क्या करता है, घूमने लगता है। घूमने के कारण उससे क्या होता है, आपका जो ऊर्जा प्राप्त होता है और वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। उस घूर्णन के कारण क्या होता है, जनित्र द्वारा हमें विद्युत प्राप्त होता है, यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये हो गया आपका जल विद्युत संयंत्र। तीसरा आता है जैव मात्रा यानी बायोगैस। तो बायोगैस के बारे में आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, इससे पहले वाले क्लास में। आप सभी जानते हो कि भारत जो देश है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर मतलब पशुपालन को भी महत्व दिया जाता है और कृषि को भी प्रधान प्राथमिकता दी जाती है। तो विशेष रूप से पशुपालन को महत्व दिया जाता है, तो उनसे हमें क्या प्राप्त होता है, गोबर। तो इनका उपयोग कंडे के रूप में करते हैं। कंडे का मतलब उपयोग खाना बनाने के लिए यानी ईंधन के रूप में करते हैं। तो उस कंडे को जलाने से क्या होता है, बहुत अधिक धुआं निकलता है। तो वो धुआं क्या होता है, हानिकारक होता है। तो इससे बचने के लिए एक और तरीका उपयोग में लाया गया कि मतलब कि जिससे मतलब धुआं भी ना निकले, मतलब मनुष्यों को भी हानि ना हो और वातावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। इसके लिए मतलब वैज्ञानिक एक बायोगैस
मतलब इन बायोगैस कैसे बनाते हैं उनके बारे में देखिए। तो गोबर का ही उपयोग बायोगैस बनाने के लिए किया गया है। तो इसमें क्या करते हैं, बायोगैस बनाने के लिए सबसे पहले गोबर और पानी का गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है। फिर उसे क्या करते हैं, एक टंकी में डाला जाता है। फिर उस टंकी को क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से उसको मतलब ढका जाता है। और उसमें क्या होता है अवायवीय यानी सूक्ष्म जीव होते हैं वहां। मतलब उस टंकी के अंदर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, मतलब वहां पर हवा भी नहीं जा सकता। तो वहां पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रहते हैं, वो सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, उस गोबर के घोल का यानी गोबर का अपघटन करते हैं। और इस तरीके से क्या हो जाता है, मतलब उससे गोबर गैस प्राप्त होता है। तो गोबर गैस का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। तो इस तरीके से आपका बायोगैस का उपयोग किया जाता है, यानी जिससे क्या होता है, इससे मनुष्यों को भी हानि नहीं होता। मतलब अगर हम कंडे जलाते हैं तो उससे धुआं निकलता है, तो उससे क्या होता है, मनुष्य के फेफड़ों तक जाता है, तो वो क्या होता है, कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। लेकिन बायोगैस के माध्यम से क्या होता है, इन सभी धुआं से जो क्या होता है, वातावरण को भी जो दूषित करता है या फिर मनुष्य को जो नुकसान पहुंचाता है, उससे भी हम बच सकते हैं। तो बायोगैस क्या है, गोबर के द्वारा बनाया जाता है और इसका उपयोग भी आसानी से किया जा सकता है। चौथा है पवन ऊर्जा। तो आप जानते होंगे पवन ऊर्जा के बारे में। तो पवन ऊर्जा का उपयोग पहले क्या होता था, इनकी घूर्णन गति का उपयोग, यानी पवन चक्कियों की पंखुड़ियों की जो घूर्णन की गति होती है उसका उपयोग पहले क्या किया था, मतलब घूमने की इसकी शक्ति होती थी। मतलब पवन चक्की की घूर्णन की गति का उपयोग कुएं से पानी निकालने के लिए किया जाता था। लेकिन आजकल इसका उपयोग क्या किया जाता है, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है, यानी विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी पवन ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। अगला जो आता है हमारा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत आपके क्या आएंगे, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के पहले मैं कुछ बताना चाहूंगी कि दिन प्रतिदिन क्या है, कारखाने, उद्योग, औद्योगिकी क्षेत्र बढ़ रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है, मतलब बढ़ती प्रौद्योगिकी के कारण लोगों की लगातार ऊर्जा की मांग भी बढ़ रही है। तो इसके लिए नए नए तकनीकों को अपना रहे हैं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, और जो ऊर्जा हमें जो प्राप्त है उनका भी उपयोग किया जा रहा है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत आता है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के अंतर्गत सबसे पहले आता है आपका सौर ऊर्जा। क्या आता है, सौर ऊर्जा। तो आप देखेंगे कि भारत जो देश है वो बहुत ही भाग्यशाली है। क्यों भाग्यशाली है, क्योंकि यहाँ अधिकांश जो दिनों में सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी होती है। इस सूर्य की रोशनी से ही हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो ये क्या होता है, अधिकांश दिनों में हमें क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होता है। सौर ऊर्जा का मतलब क्या होता है कि धरती पर पड़ने वाले सूर्य का प्रकाश और उसकी उष्मा, सूर्य जो है वो ऊर्जा, सौर ऊर्जा प्राप्त करने का एक बहुत ही विशाल यानी स्रोत है। सूर्य जो है वो ऊर्जा प्राप्त करने का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो यहाँ पर देखेंगे कि सूर्य ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से क्या होता है, भिन्न होता है। और जो सूर्य है सौर ऊर्जा के रूपांतरण से ही, मतलब तात्कालिक रूपांतरण से, मतलब सौर ऊर्जा के तुरंत रूपांतरण से ही, मतलब तात्कालिक रूपांतरण से ही हमें क्या प्राप्त होता है, मतलब विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता है। यानी सौर ऊर्जा के द्वारा हमें विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं या विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अगला जो आपका पॉइंट आता है, सौर तापन युक्तियां। तो सौर तापन युक्तियां किसे कहेंगे, तो वे युक्तियां जिनमें सौर ऊर्जा को बहुत अधिक मात्रा में संग्रहित किया जाता है, वो क्या कहलाता है, आपकी सौर तापन युक्तियां कहलाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे सोलर कुकर के बारे में। तो ये बहुत ही सरल है। इसके पहले भी आप सोलर कुकर के बारे में पढ़े होंगे कि इसमें एक लकड़ी का बॉक्स लिया जाता है, उसको काले रंग से रंग दिया जाता है या काले कलर का पेंट कर दिया जाता है। फिर उसके अंदर धातु से बने हुए पात्र को रखा जाता है, जिसका बाहरी परत जो है वो काले रंग का होता है। और उसके अंदर हमें जो भी दाल चावल सब्जी पकानी है उसको हम पका कर क्या कर सकते हैं, उसको बाहर से मतलब कवर कर देते हैं, यानी उस ढक्कन से ढक देते हैं। उसका जो ढक्कन रहता है ऊपरी वाला वो किसका होता है, कांच का होता है, जिससे सूर्य की प्रकाश क्या हो, उस बॉक्स के अंदर
जा सके। तो इस प्रकार से फिर क्या होता है, सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होने के बाद उसमें जो रखे हुए भोजन रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, आसानी से पक जाते हैं सूर्य की प्रकाश से। इसमें हम एक चीज ध्यान रखेंगे कि इसमें कोई भी चीजें तलने वाली या भुनने वाली चीजें नहीं बना सकते। इसको एक बार क्या करना है, मतलब जो भी हमें बनाना है, जो भी दाल चावल, उसको उस धातु के पात्र में रखकर अंदर उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है। कवर करने के बाद वो क्या है, 1 से 2 घंटे में क्या हो जाता है, वहां जो सोलर कुकर का जो तापमान है बॉक्स के अंदर का, वो 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक बढ़ जाता है, और जिसके कारण वहां उसमें रखे हुए जो भोजन है वो क्या हो जाते हैं, आसानी से पक जाते हैं। क्या होता है, जब सूर्य की प्रकाश से वो क्या होता है, एक बार ग्रहण करने के बाद क्या हो जाता है, जो कांच का ढक्कन रहता है वो सूर्य की रोशनी को एक बार अवशोषित करता है। अवशोषित करने के बाद सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो क्या होता है, जितनी भी अवशोषित ऊष्मा है या तो क्या होता है, एक बार अवशोषित होने के बाद जो कांच है वो उसको बाहर जाने नहीं देता। जो कांच का ढक्कन रहता है ऊपर का, वो उसको बाहर जाने नहीं देता, और इस तरीके से उस बॉक्स के अंदर का जो तापमान है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है, और 1 से 2 घंटे में क्या हो जाता है, 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक हो जाता है। जिससे क्या होता है, उस सोलर कुकर में रखे हुए भोजन क्या होते हैं, आसानी से पक जाते हैं। तो ये इजी है, आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। अगला देखते हैं सौर सेल के बारे में। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, सौर सेल। तो आप सभी देखते हैं कि ये देखेंगे कि जो सौर सेल है, यानी ये युक्तियां क्या होती है, दिन के समय कुछ स्थानों पर, मतलब दिन के समय ही उपयोग किया जाता है। जो सौर सेल है उसका उपयोग दिन के समय में ही किया जाता है, यानी ये दिन के समय में उपयोगी होते हैं। तो देखेंगे कि जो सौर ऊर्जा है वो, सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को तत्काल रूपांतरित करके उसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। सौर सेल क्या है, सौर सेल सौर ऊर्जा को मतलब तुरंत किसमें बदल देता है, वो विद्युत ऊर्जा में उसको रूपांतरित कर देता है। और धूप में रखने पर जो सौर सेल है उसको, यानी सौर सेल जब धूप में रहता है, यानी उसमें धूप में रखते हैं, तो उससे लगभग 0.5 से 1.0 वोल्ट की वोल्टता विकसित कर सकते हैं, यानी लगभग 0.7 वाट की विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, यानी विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। कितना, 0.7 वाट की विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। किसके द्वारा, सौर सेल के द्वारा। जब एक साथ बहुत सारे सौर सेलों को संयोजित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, सौर पैनल कहलाता है। और सौर पैनल बनाने के लिए हमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो मुख्य रूप से क्या होता है, प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कहीं कहीं पर देखे होंगे कि सौर पैनल यानी बहुत सारे सौर सेलों को एक साथ लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, दिन के समय में उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है। उससे क्या होता है, उससे मतलब सूर्य से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। फिर वो जो सौर सेल है उसको किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में तत्काल उसको बदल देता है, जिससे क्या हो जाती है, बिजली उत्पन्न हो जाती है। इससे क्या होता है, जैसे दूर इलाकों में जहाँ बिजली नहीं होती वहां पर उनका उपयोग करके गाँव में जहाँ पर मतलब ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुंचाया जा सकता है, तो हम सौर सेल के माध्यम से वहां तक बिजली पहुंचा सकते हैं। तो ये मतलब क्या हो सकता है, ये हो गया आपका सौर सेल। अगला जो पॉइंट आता है आपका दूसरा है इसका, समुद्रों से ऊर्जा। हम पहले क्या पढ़ रहे थे, वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहला पढ़ा सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। सौर ऊर्जा के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है, सोलर कुकर और सौर सेल पढ़े थे। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है आपका समुद्रों से ऊर्जा। पहला सौर ऊर्जा पढ़े, अब आता है समुद्रों से ऊर्जा। तो समुद्रों में ऊर्जा भी 3 तरीके से होते हैं। पहला जो है वो ज्वारीय ऊर्जा है, दूसरा तरंग ऊर्जा है, और तीसरा महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो देखते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो घूर्णन गति करती पृथ्वी क्या है, घूर्णन गति करती हुई पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण क्या होता है, जो
सागर के जल होते हैं वो क्या होता है, ऊपर चढ़ता और है फिर नीचे उतरता है, ठीक है। तो ज्वार भाटे के कारण जल का स्तर क्या है, ऊपर उठना और नीचे गिरना, तो इसी से हमें क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होता है। सेकंड क्या है आपका, तरंग ऊर्जा। तो तरंग ऊर्जा क्या होता है, समुद्र के निकट क्या होता है, विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा होती है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए संग्रहित किया जाता है। तो इन तरंगों को संग्रहित करने के लिए क्या किया जाता है, टरबाइन को घुमाकर उसमें विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो ये आपका क्या है, तरंग ऊर्जा है। तीसरा है महासागरीय तापी ऊर्जा। तो आप देखेंगे कि समुद्र या फिर महासागरों के जल का जो पृष्ठ है वो सूर्य के कारण क्या हो जाता है, सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के कारण गर्म हो जाती है या तप्त हो जाती है, जबकि उसके अंदर यानी समुद्र के अंदर और सागरों के अंदर क्या होता है, अंदर का जल बहुत ही ठंडा होता है। तो ताप में इस अंतर को क्या करते हैं, ताप में इस अंतर के का उपयोग सागरी क्या करते हैं, महासागरीय तापी ऊर्जा के लिए, तो ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के लिए किया जाता है, ठीक है। ताप में जो अंतर है मतलब क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण ऊपर का जो जल है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जबकि अंदर का जल क्या होता है, ठंडा होता है। तो दोनों में ताप का अंतर है। तो ताप के इस अंतर का उपयोग क्या है, सागरीय ऊर्जा का उपयोग यानी महासागरीय ऊर्जा का उपयोग हम किस रूप में कर रहे हैं, विद्युत संयंत्र के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है। अगला है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा आप जानते होंगे कि किसी भी पदार्थ के परमाणु के नाभिक के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, यानी ये तीनों ही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक को घेरे हुए रहते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद यह ज्ञात किया, मतलब बताया कि किसी भी पदार्थ के परमाणु के जो केंद्र में नाभिक स्थित होता है वो ऊर्जा का असीमित भंडार है, यानी वहां पर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कह सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा। नाभिकीय ऊर्जा दो प्रकार से होते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा एक ऐसी युक्ति है जिसमें क्या होता है, किसी भारी परमाणु जैसे क्या हो गया, यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया या प्लूटोनियम हो गया, इसकी बमबारी करने पर यानी ऊर्जा न्यूट्रॉन की बमबारी करने पर क्या होता है, हल्के नाभिक में ये टूटते जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होते हैं। यानी अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो क्या है, सौर सेल। तो आप सभी देखते हैं कि ये देखेंगे कि जो सौर सेल है यानी ये युक्तियां क्या होती है, दिन के समय कुछ स्थानों पर मतलब दिन के समय ही उपयोग किया जाता है। जो सौर सेल है उसका उपयोग दिन के समय में ही किया जाता है, यानी ये दिन के समय में उपयोगी होते हैं। तो देखेंगे कि जो सौर ऊर्जा है वो सौर सेल जो है वो सौर ऊर्जा को तत्काल रूपांतरित करके उसमें क्या है, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। सौर सेल क्या है, सौर सेल सौर ऊर्जा को मतलब तुरंत किसमें बदल देता है, वो विद्युत ऊर्जा में उसको रूपांतरित कर देता है। और धूप में रखने पर जो सौर सेल है उसको यानी सौर सेल जब धूप में रहता है यानी उसमें धूप में रखते हैं तो उससे लगभग 0.5 से 1.0 वोल्ट की वोल्टता विकसित कर सकते हैं, यानी लगभग 0.7 वाट की विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, यानी विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। कितना, 0.7 वाट की विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं। किसके द्वारा, सौर सेल के द्वारा। जब एक साथ बहुत सारे सौर सेलों को संयोजित किया जाता है तो वो क्या कहलाता है, सौर पैनल कहलाता है। और सौर पैनल बनाने के लिए हमें सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका, सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो मुख्य रूप से क्या होता है, प्रकृति में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग कहीं कहीं पर देखे होंगे कि सौर पैनल यानी बहुत सारे सौर सेलों को एक साथ लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, दिन के समय में उस पर सूर्य की प्रकाश पड़ती है। उससे क्या होता है, उससे मतलब सूर्य से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त हो रहा है। फिर वो जो सौर सेल है उसको किस में बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में तत्काल उसको
बदल देता है, जिससे क्या हो जाती है, बिजली उत्पन्न हो जाती है। इससे क्या होता है, जैसे दूर इलाकों में जहाँ बिजली नहीं होती है वहां पर उनका उपयोग करके गाँव में जहाँ पर मतलब ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर बिजली नहीं पहुंचाया जा सकता है, तो हम सौर सेल के माध्यम से वहां तक बिजली पहुंचा सकते हैं। तो ये मतलब क्या हो सकता है, ये हो गया आपका सौर सेल। अगला जो पॉइंट आता है आपका दूसरा है इसका समुद्रों से ऊर्जा। हम पहले क्या पढ़ रहे थे, वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने पहला पढ़ा सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ा है। सौर ऊर्जा के अंतर्गत हमने क्या पढ़ा है, सोलर कुकर और सौर सेल पढ़े थे। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है आपका समुद्रों से ऊर्जा। पहला सौर ऊर्जा पढ़े, अब आता है समुद्रों से ऊर्जा। तो समुद्रों में ऊर्जा भी 3 तरीके से होते हैं। पहला जो है वो ज्वारीय ऊर्जा है, दूसरा तरंग ऊर्जा है और तीसरा महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो देखते हैं कि ज्वारीय ऊर्जा किसे कहते हैं। तो घूर्णन गति करती पृथ्वी क्या है, घूर्णन गति करती हुई पृथ्वी पर मुख्य रूप से चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण क्या होता है, जो सागर के जल होते हैं वो क्या होता है, ऊपर चढ़ता और है फिर नीचे उतरता है। ठीक है, तो ज्वार भाटे के कारण जल का स्तर क्या है, ऊपर उठना और नीचे गिरना। तो इसी से हमें क्या होता है, ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होता है। दूसरा है सेकंड क्या है आपका तरंग ऊर्जा। तो तरंग ऊर्जा क्या होता है, समुद्र के निकट क्या होता है, विशाल तरंगों की गतिज ऊर्जा होती है, जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए संग्रहित किया जाता है। तो इन तरंगों को संग्रहित करने के लिए क्या किया जाता है, टरबाइन को घुमाकर उसमें विद्युत उत्पन्न किया जाता है। तो ये आपका क्या है, तरंग ऊर्जा है। तीसरा है महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो आप देखेंगे कि समुद्र या फिर महासागरों के जल का जो पृष्ठ है वो सूर्य के कारण क्या हो जाता है, सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के कारण गर्म हो जाती है या तप्त हो जाती है, जबकि उसके अंदर यानी समुद्र के अंदर और सागरों के अंदर क्या होता है, अंदर का जल बहुत ही ठंडा होता है। तो ताप में इस अंतर को क्या करते हैं, ताप में इस अंतर का उपयोग सागरी क्या करते हैं, महासागरीय तापीय ऊर्जा के लिए, तो ऊर्जा का उपयोग विद्युत ऊर्जा के लिए किया जाता है। ठीक है, ताप में जो अंतर है मतलब क्या होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण ऊपर का जो जल है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जबकि अंदर का जल क्या होता है, ठंडा होता है। तो दोनों में ताप का अंतर है। तो ताप के इस अंतर का उपयोग क्या है, सागरीय ऊर्जा का उपयोग यानी महासागरीय ऊर्जा का उपयोग हम किस रूप में कर रहे हैं, विद्युत संयंत्र के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है। अगला है नाभिकीय ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा आप जानते होंगे कि किसी भी पदार्थ के परमाणु के नाभिक में के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी ये तीनों ही न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन नाभिक को घेरे हुए रहते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद यह ज्ञात किया मतलब बताया कि किसी भी पदार्थ के परमाणु के जो केंद्र में नाभिक स्थित होता है वो ऊर्जा का असीमित भंडार है, यानी वहां पर बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होता है, जिसे हम नाभिकीय ऊर्जा कह सकते हैं, ऐसा वैज्ञानिकों ने कहा। नाभिकीय ऊर्जा 2 प्रकार से होते हैं, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, क्रेडा। तो क्रेडा क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास प्राधिकरण का एक संक्षिप्त रूप है। यह छत्तीसगढ़ शासन के ऊर्जा विभाग का ही एक उपक्रम होता है, जिसके बहुत सारे उद्देश्य हैं ऊर्जा को लेकर। तो सबसे पहला उद्देश्य है इसका कि हमें ऊर्जा का संरक्षण करना चाहिए। ऊर्जा का संरक्षण यानी ऊर्जा का अर्थ है कि हमें ऊर्जाओं का उचित रूप से उपयोग करना चाहिए, ताकि ऊर्जा क्या हो सके, बच सके, यानी ऊर्जा का हम बचत कर सके। दूसरा इसका कि हमें गैर परंपरागत ऊर्जा का उपयोग अधिक करना चाहिए, क्योंकि वो मतलब मनुष्यों के लिए यानी मानव जीवन के लिए हितैषी है, इसलिए हमें गैर परंपरागत ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। जैसे सौर सेल हो गया, बायोगैस हो गया, वायु ऊर्जा हो गया, इन सभी ऊर्जाओं का उपयोग करना चाहिए और हमें मतलब ऊर्जा का मतलब उपयोग अच्छे तरीके से करनी चाहिए, ताकि भविष्य के लिए ऊर्जा भी बचनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो चैप्टर है अध्याय 18 ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत कंप्लीट हो चुका है।
ये जो चैप्टर है वो फिजिक्स से रिलेटेड है, फिजिक्स से, तो इसको आप फिजिक्स की कॉपी में लिखोगे। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक